Hello everyone. Today I'm going to explain you a poem by Arthur Hugh Clough, and the name of the poem is Say Not the Struggle Not Availed. Before I explain you the poem, let me tell you about the poet. Now I'll explain it to you in Hindi language. आर्थर हग क्लव विक्टोरियन इंग्लिश पोइट था। विक्टोरियन इंग्लिश पोइट का मतलब वो क्वीन विक्टोरिया के समय में एक पोइट था। जैसे कि हम जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के ऊपर 1837 से 1901 तक राज किया। तो उसका जन्म, आर्थर हग क्लव का जन्म और मृत्यु 1819 और 1861 के दौरान उसका जीवन काल था। पोइट के साथ साथ ये एक एजुकेशनिस्ट भी था। इसकी एजुकेशन के ऊपर इसका काम था सिक्ख्या। पंजाबी दे विच सिक्ख्या कहते हैं, हिंदी में शिक्षा कहते हैं। तो वो एक शिक्षक भी था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक लेडी हुई है क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे, क्वीन विक्टोरिया के राज के टाइम पे। तो वो एक फेमस नर्स रही है और उसके साथ वो एक डिवोटेड असिस्टेंट रहा। तो उसने जो कल्याण के कार्य भी उसने किए। क्लव अपनी छोटी पोएम्स के लिए फेमस है और उसने उसकी जो बाद वाली जो वर्क्स लिखे गए उसमें उसने अपनी रिलीजियस डाउट्स के बारे में दिखाया कि वो रिलीजन में उसको डाउट आ गया, वो एक स्केप्टिक हो गया। उसको जैसे धर्म के ऊपर उसके ऊपर विश्वास उसका उठ गया हो, ऐसे वर्क्स उसने दिए। उसके अलावा उसने 19वीं सदी के इंग्लैंड में जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कारण, तो वो जो रिलीजियस डाउट था और जो एक कन्फ्यूजन थी वो भी उसने अपने वर्क्स में दिखाई। वो मैथ्यू आर्नल्ड जो कि एक फेमस पोइट रहा है विक्टोरियन पीरियड का। विक्टोरियन पीरियड में 3 मुख्य फेमस पोइट रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड उनमें से है, रॉबर्ट ब्राउनिंग उनमें से है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। तो मैथ्यू आर्नल्ड, जिसकी आपने शायद कविता पढ़ी हो द स्कॉलर जिप्सी, उसका ये ख़ास दोस्त था। और इतना ख़ास दोस्त था कि जब 1861 में आर्थर हग क्लव की डेथ हुई तो मैथ्यू आर्नल्ड ने उसकी याद में एक शोक गीत लिखा, एक एलेजी लिखी और उस एलेजी का उसने नाम थायरसिस दिया। और आज हम आर्थर हग क्लव की फेमस पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ इस कविता के साथ। ये जो कविता है इसमें मिलिट्री एक जंग का मैदान दिखाया हुआ है। उस मेटाफर के साथ ये एक्सप्लेन किया गया है, इंस्पायर किया गया है कि हमें स्ट्राइव करना चाहिए, हमें एफर्ट करते रहने चाहिए और हमें संघर्ष और मेहनत करते रहनी चाहिए। और इस कविता के साथ हमारे अंदर एक जोश, एक इंस्पिरेशन भर जाती है और कविता पढ़ने वाला मोटिवेट होके बाहर निकलता है। और कविता को इस ढंग से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये परसवियरेंस के लगे रहने की जो एक क्रिया है, परसवियरेंस, उसमें उसके साथ ही जो अचीवमेंट प्राप्त होगी वो उसकी इम्पोर्टेंस को इस कविता में बताया है कि परसवियर आप करते रहें, लगातार लगे रहें, चाहे जो भी हो, एक दिन आपको उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब हम स्टेंजा वाइज पोएम पढ़ेंगे। तो स्टेंजा नंबर 1, Say not the struggle not availed, the labor and the wounds are vain, the enemies faint nor failed, and as things have been they remain। यहाँ पे not का NOUGHT, not का मतलब not है, नहीं, availed का मतलब यूज़ में आना, wounds का मतलब जख्म, लेबर का मतलब मेहनत, और सभी शब्द लगभग इजी ही हैं। तो इसमें ये कहता है कि जो स्पीकर है, जो ये वाक्य बोल रहा है,
कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड। एक एवरेज माइंडेड बंदे को जो हमेशा ही हमें डीमोटिवेट करते हैं, उसको डीमोटिवेट करने से रोक रहा है। वो कहता है कि तू ये मत बोल कि उसको लगातार ये नहीं कहना चाहिए कि उसका किया हुआ संघर्ष, उसकी की हुई मेहनत, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मत कह तू। वो फिर कहता है ये मत कह, तू मुझे ये मत कह कि जो ज़ख्म बैटलफील्ड में मिले हैं, इन बैटलफील्ड का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इन वेन चले जाएंगी, ये व्यर्थ चले जाएंगे। वो कहता है कि तू ये कह के मुझे डिस्करेज मत कर कि मैंने संघर्ष किया, मैंने बैटलफील्ड में मैं लड़ा, तो मेरे किए हुए एफर्ट से जो मेरा दुश्मन है वो नहीं गिर पाएगा। और ये भी मत मुझे कह कि ये जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो मेरे हालात हैं, ये इम्प्रूव नहीं होंगे। तो से नॉट जो शब्द है इस स्टैंजा में, वो हर एक लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड, से नॉट द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन, से नॉट द एनिमी फेंट नॉट नॉर फेल्ड, से नॉट एज थिंग्स हैव बीन देयर मेन। तो ये कहने का ढंग है कवि का, से नॉट हर एक लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप समझ पाए हैं कि यहाँ पे पहले स्टैंजा में कवि या स्पीकर वो जो डिस्करेज लोग करते होते हैं उनको कहता है कि भाई मुझे डिस्करेज मत कर, मैं अपना काम में लगा हुआ हूँ। स्टैंजा नंबर 2 में लाइंस हैं, इफ़ होप्स वर ड्यूप्स, आशाएं ड्यूप्स धोखेबाज हों, ड्यूप्स का मतलब होता है धोखेबाज, फियर्स में बी लायर्स, और डर झूठ हों, इट मे बी ये हो सकते हैं, इन यॉन स्मोक कंसील्ड, यॉन का मतलब होता है देयर, वहाँ पर धुएं में कुछ छिपा हो, ये हो सकता है। योर कॉमरेड चेज इवन नाउ द फ्लायर्स, जो लड़ाई का मैदान से इवन तुम्हारे दुश्मन जो भाग जाते हैं, तुम्हारे जो साथी हैं उन भगोड़ों को का भी पीछा कर रहे हैं ताकि वो अपने बैटलफील्ड को प्राप्त कर सकें, वो उस धरती के ऊपर कब्ज़ा कर सकें। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। In the lines given for elucidation, the poet emphasizes the fact that the hope and fear are of human nature. कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो आस करते हैं, हमारे अंदर जो फियर है, ये मनुष्य का ये नेचर में ही होता है। आस और जो डर हैं ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आस जो होती है, जो आशा होती है, वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहती है। और हमें हमारे अंदर आशा की किरण को हमेशा जगा के रखना चाहिए हमारे दिलों में, और उसके साथ साथ हमें अपना गोल भी अचीव करना चाहिए। और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही हम अपने दुश्मन के ऊपर फ़तह हासिल कर पाएंगे और हम अब चीज़ों को बदल सकेंगे, चीज़ों को अच्छा कर सकेंगे। इस स्टैंजा में कवि ने बैटलफील्ड को दिखाया है, और बैटलफील्ड को दिखाते हुए उसने 2 प्रकार के जो सोल्जर्स हैं, फौजी हैं, उनको दिखाया। एक तो वो जो कि चिकन हार्टेड होते हैं, जो कि बहुत जल्दी डर जाते हैं, जिनके ऊपर डर हावी हो जाता है, और दूसरी तरफ वो सोल्जर्स जो हमेशा करेज, साहस के साथ लगे रहते हैं और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक उनके खून का अखीरला कतरा तक नहीं गिर जाता और वो अपने मिशन में फ़तह हासिल नहीं कर पाते। तो इस स्टैंजा में बताया गया है कि 2 तरह के सोल्जर्स हैं, एक वो जो डरते हैं और एक वो जो लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग सीम हियर नो पेनफुल इंच टू गेन, far back through creeks and inlets making come silent flooding in the main। इस स्टैंजा में समंदर को के मेटाफर को समंदर के साथ कंपैरिजन करके इंस्पायर करने की कोशिश की गई है। इसमें उसने बताया है कि उसने एक एग्जाम्पल दी है कि एक बंदा बीच के ऊपर खड़ा है, समंदर के किनारे खड़ा है, और वो देख रहा है लहरें जो हैं, बार बार जो लहरें वो चट्टान के ऊपर लग के वापस चली जाती हैं। तो
तो एक ये जो लहरें हैं, ये टायर्ड वेव्स यहाँ पे कहा है कि थकी हुई लहरें बार बार आती हैं, वो चट्टान से टकराती हैं, वापस चली जाती हैं। और वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि बार बार टकराने से लहरों ने उस कोई भी चीज़ को हासिल नहीं किया। वो कहता है कि लगता तो ऐसे है कि जैसे कुछ भी हासिल नहीं किया, पर उन अगर वेव्स को, उन लहरों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उस चट्टान में छोटे छोटे इनलेट्स, छोटी छोटी दरारें पैदा कर दी हैं उस पानी ने। और दिस शोज़ दैट वी शुड नेवर लूज़ करेज बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और इससे ये पता लगता है कि हमारा काम चाहे धीमे गति से हमने किया हो, पर उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए हमें उन टायर्ड वेव्स के तरह लगे रहना चाहिए जो कि उस बड़ी चट्टान के अंदर भी क्रीक्स और इनलेट्स पैदा कर देती हैं। तो ये स्टैंज़ा नंबर 3 था, जहाँ पे एक बीच के कंपैरिजन के साथ हमें साहसी बनाने की कोशिश की है राइटर आर्थर हग क्लफ ने। स्टैंज़ा नंबर 4, and not by eastern windows only, when daylight comes in the light, in front of the sun climbs slow, how slowly, but westward look, the land is bright। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी का कंपैरिजन करके, सूरज की रोशनी के साथ कंपैरिजन करके हमें एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाने की कवि ने कोशिश की है, हमें मोटिवेट करने की कोशिश की है। उसने बताया है कि सूरज जो है वो ईस्ट से चढ़ता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये वो कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक वो एग्जांपल दे रहा है कि मान लो एक बंदा खड़ा है, वो देख रहा है चढ़ते हुए सूरज को, चढ़ते हुए सूरज की जो किरणों के कारण जो ईस्टर्न विंडोज़ में सबसे पहले रोशनी कमरे में एंटर कर जाती है ईस्टर्न विंडो से, क्योंकि ईस्ट की तरफ जो विंडो लगाई गई है वहाँ से, क्योंकि सूरज सबसे पहले ईस्ट में चढ़ेगा और किरणें वो ईस्ट से एंटर होंगी, तो टू हिम इट अपीयर्स दैट द सन इज़ राइजिंग वेरी स्लोली। और उसको, उसी आदमी को ये लगता है कि सूरज काफ़ी धीमी गति से चढ़ रहा है। बट व्हेन ही लुक्स टूवर्ड्स द वेस्ट, पर जब वो पश्चिम के तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो सूरज ने तो पूरे, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, सारी दिशाओं में अपनी रोशनी को खिलार दिया है, सभी डायरेक्शंस में चली गई है और पूरी धरती ब्राइट हो चुकी है। तो इस ढंग से कवि ये कहना चाहता है कि हमारा जो संघर्ष है कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा और हमारा रिज़ल्ट लॉन्ग रन में ज़रूर नज़र आएगा। ईस्टर्न विंडोज़ के ऊपर रोशनी पड़ती हुई नज़र आती है, पर ईस्ट सबसे पहले आता है और वेस्ट सबसे लास्ट में आता है। वेस्ट तक भी आते हुए वो रोशनी ज़रूर आएगी। वो यही कहना चाहता है कि वेस्टर्न विंडोज़ के ऊपर भी सूरज की रोशनी पड़ती है और वो हमेशा पड़ती रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि एक दिन उन किए हुए संघर्षों का, एफर्ट्स का रिज़ल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये थी आपकी कविता, और आगे जो स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। आप बताएं कि क्या थीम है। आपको अब सारी कविता समझ आ चुकी है। इस कविता में कौन सी इमेजेस उसने दिखाई हैं। 3 इमेजेस होंगी शायद, एक शोल्जर की, एक बीच की और एक रोशनी की। और तीसरा क्वेश्चन, टायर्ड वेव्स का मतलब क्या है, ये आप बाखूबी बता सकते हो। और ईस्टर्न विंडो और वेस्टर्न विंडो में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी कविता। I hope you have understood the poem and you will find it very interesting, and I ask you all to listen to this lecture and share with your friends and share with your classmates. Thank you so much.